गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर की आप पढ़ेंगे यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जी हाँ, तो जितने भी प्रॉपर्टी थे और जितने भी उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो उसका रिएक्शन था, वो सारा कुछ हमने मेटल और नॉन मेटल्स का देख लिया था, और उसके बीच में क्या अंतर है वो भी हमने देखा था। तो आज उसके अंतर के आधार, मतलब गुणों के अंतर के आधार पर, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, है ना, हम लोग देखेंगे कि क्या इसका यूज किया जा सकता है। जैसे कोई मेटल है या नॉन मेटल है, तो उसमें ऐसी क्या गुण है, क्या खासियत है कि उसका इस्तेमाल हम लोग इसी चीज़ के लिए करें। जैसे एज ए एग्जाम्पल ऐसे ही ले रहे हैं, मान लो गोल्ड ले लिए, तो इसका यूज़ हम लोग किस चीज़ में कर सकते हैं, उसकी क्या क्वालिटी है। तो वो काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग सरफेस वाला है, इस कारण से हम लोग उसको ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। इस दैट ओके। जैसे एडवोकेट को ले लो, वकील को, तब जाहिर सी बात है वो वकालत लॉ किया है, तो किसी एक व्यक्ति के जो पर्सनल थॉट होते हैं, जो उसकी जो इंटरनल जो प्रॉब्लम होती है, उसको बहुत अच्छे से कंसिडर करता है और जजेस के सामने रखता है। तो जजेस के सामने क्लियरली रखना और उसको उसका स्पष्टीकरण देना अपने आप में काबिल तारीफ है, किसी और चीज़ को अपने लैंग्वेज में ढाल करके। तो ये उसका काम हो गया कि वो वकालत कर रहा है, तो हम लोग उसको उसके फीचर के आधार पे, उसकी क्वालिटी के आधार पे हम लोग उसका यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी सेम चीज़ है, डॉक्टर को लेकर के देख लो, तो यहाँ उसको काम है ट्रीटमेंट करना, है ना, तो उसका यूज हम लोग इलाज करवाने के लिए करते हैं। सेम चीज़ यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से मेटल में क्या गुण पाया जाता है, उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी क्या फीचर्स है, और उसके बेसिस पर हम लोग उसका यूज पढ़ेंगे। इज दैट ओके? तो चलिए बिना देर किए हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त मेटल, और जो कि आप जानते भी है पहले से, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल। तो कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल क्या, ये दोनों ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और दोनों का ही जो रेसिस्टेंस है वो काफ़ी लो है। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी वायर से करंट पास होती है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, उसके कारण से जो हीट प्रोड्यूस होता है, उसको दौड़ने में जो उसकी जो परेशानी होती है, जो चार्ज फ्लो करता है उसमें जो उसको दिक्कत होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। वो जो अवरोधक जो होता है, उसी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। इज दैट ओके? तो कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल का रेसिस्टेंस काफ़ी लो होता है। रेसिस्टेंस काफ़ी लो होने की वजह से हम लोग उसका यूज कहाँ करते हैं बाबू? इलेक्ट्रिक वायर बनाने में। तो याद रखना, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल आर यूज फॉर द मेकिंग ऑफ वायर। वाई? बिकॉज इट हैज लो रेसिस्टेंस, सो इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट ओके? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसका आयरन एंड कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल का। आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल आर यूज्ड टू मेक हाउस होल्ड यूटेंसिल्स एंड फैक्ट्रीज। देखो, ये तीनों ही मेटल, कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन। आयरन का यूज़ तो तुम समझ ही रहे हो, ब्रिज बनाने में, बड़ा बड़ा पुल बनाने में करते हैं। साथ ही साथ आयरन का यूज़ हम लोग इंडस्ट्री में भी करते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स जितने भी हैं, या फिर उसके बाउंड्रीज वगैरह हैं, या जो भी हम लोग उसके जो स्तंभ वगैरह ना, बेसेस वगैरह बनाते हैं, वो आयरन मेटल का भी यूज़ उसमें किया जाता है, पिलर के रूप में, है ना, करते नहीं रॉड का यूज़। तो आयरन का हम लोग इंडस्ट्री के अंदर में करेंगे, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स में भी करते हैं। ठीक है, जैसे एक चिमटा होता है ना, वो उसका इस्तेमाल आयरन मेटल का ही उसमें किया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स का घर में यूटेंसिल, बर्तन वगैरह होते हैं, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। और कारण क्या है कि ये सारे जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, कॉपर है या एल्यूमिनियम है या आयरन है। ठीक है, ये मॉडरेबल रिएक्टिविटी होती है इनकी, इस कारण से इसका इस्तेमाल हम लोग घर में बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं आयरन इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ द अमोनिया गैस ऑफ हैबर प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान देना। एक प्रोसेस हमने लिखा है हैवर्स प्रोसेस। हैवर्स प्रोसेस को हमने बताया था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में, जब हमने अमोनिया गैस का यूज़ बताया था या हाइड्रोजन गैस का यूज़, तब भी दोनों जगह पे हमने इसके बारे में चर्चा किया है। वो क्या कि जब हम लोग अमोनिया बनाते हैं N2+H2, है ना, रिएक्शन लिख देना है, जैसे क्या था N2+H2, तो यहाँ आयरन मेटल का यूज़ हम लोग कैटलिस्ट के रूप में करते थे। 2NH3 जब बनाते थे ना, तो हम लोग आयरन मेटल का यूज़ जो है वो कैटलिस्ट के रूप में करते थे। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? वो एक्सटर्नल सबस्टांस जो किसी
दूसरे दो मेटल्स, नॉन मेटल्स या कोई दो सब्सटेंस को अपने सरफेस पे पकड़ लेता हो। जैसे एक ये और ये आपस में रिएक्ट करना चाहता है तो ये एक्सटर्नल आएगा और दोनों को पकड़ेगा और दोनों को रिएक्ट करवा देगा, लेकिन ये खुद उसमें भाग नहीं लेता है। तो जो एक्सटर्नल सब्सटेंस जो खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और सब्सटेंस को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं, उन्हीं को हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। तो कैटलिस्ट के रूप में आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। और जब कब किया जाता है? जब अमोनिया बनाते हैं। वो प्रोसेस का नाम है हैवर्स प्रोसेस। इज दैट ओके? नेक्स्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिंक इज यूज फॉर द गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग क्या होती है आप जानते ही हैं, नहीं तो मैं बता दूं आपको कि जब क्या होती है कि जो थोड़ा सा मतलब मॉइस्चर हो या ऑक्सीजन हो, उसके प्रेजेंस में आयरन मेटल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करके और ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करके और आयरन ऑक्साइड बना लेता है Fe2O3। तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का लेयर आ जाता है, उसी को रस्ट कहते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि जब काफ़ी दिनों तक अगर किसी आयरन मेटल को खुले में ही छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर जंग लग जाता है। वही तो रस्टिंग है, वही तो प्रोसेस जिसका नाम है रस्ट। रस्ट जंग हो गया, रस्टिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो वो रस्ट लग जाता है, वो जंग लग जाता है। तो कहते हैं कि उस जंग न लगे, इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिंक मेटल का पेंट कर देते हैं। तो जिंक मेटल्स का जो पेंटिंग करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है गैल्वेनाइजेशन, और वो जिंक से किया जाता है, ठीक है। तो जिंक का इस्तेमाल हम लोग किस में कर देंगे? गैल्वेनाइजेशन में। फॉर किसके लिए बाबू? तो आयरन मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट यूजेस हमारा क्या है? क्रोमियम एंड निकल मेटल आर यूज फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो क्रोमियम और निकल मेटल का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है कि हम लोग इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में क्रोमियम और निकल मेटल का किसी एक दूसरे मेटल के ऊपर में लेयर बनवा देना, है ना। एक मेटल का दूसरे मेटल के ऊपर जो सरफेस का जो लेयर बनना का प्रोसेस होता है, उसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो क्रोमियम और निकेल का ज़्यादातर यूज किया जाता है। बड़ा और एक्सपेंसिव जो डोर वगैरह होते हैं या फ्रिज वगैरह का जो डोर का जो पकड़ने वाला होता है ना, होल्डर, उस होल्डर वो जो लगा होता है निकेल का होता है। टैप नल वगैरह उस पर भी निकेल का पेंटिंग किया जाता है। क्रोमियम और निकेल मेटल का आप घर में बहुत सारे ऐसे चीज़ देखे होंगे जहाँ की इसका इस्तेमाल किया गया हो किसी दूसरे मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि क्रोमियम और निकेल पहले रिएक्ट करेगा और वो मेटल बाद में रिएक्ट करता है, इसलिए। इज दैट ओके? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है ये। तो अब हम इसको मिटाते हैं और इसके बाद हम लोग कुछ और इसका इंपॉर्टेंट यूज जो है, एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड इन द पैकिंग ऑफ मेडिसिन्स, सिगरेट्स एंड फूड मटेरियल्स। आप जनरली देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसिव चॉकलेट्स वगैरह जैसे किटकैट है या और भी बहुत सारे ऐसे चॉकलेट हैं जो देखे होंगे कि अंदर से सिल्वरी कलर का एक मतलब लपेटा हुआ कोई भी चीज़ कागज़ फॉइल्स टाइप्स आप देखते होंगे, तो वो एल्यूमिनियम मेटल का ही होता है, हालांकि सिल्वर का तो वो होगा नहीं। और सिगरेट वगैरह के पैकेट के अंदर में भी आप देखे होंगे कि सिगरेट को ना वो एल्यूमिनियम फॉइल्स के अंदर ही लपेटा हुआ होता है। तो एल्यूमिनियम है और फिर जैसे आपका बताया हमने गोल्ड वगैरह है, ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा मैलिएबल होता है। इस कारण से इसका इस्तेमाल जो है ना हम लोग सिगरेट वगैरह को पैक करने में या फिर आपका एल्युमिनियम फॉइल्स का तो हम लोग लेयर बनाने में भी किया जाता है, ब्रेड वगैरह को भी पैक करने में हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है सिल्वर एंड गोल्ड मेटल आर यूज टू द मेक ज्वेलरी। आपको तो हमने स्टार्टिंग में ही लेक्चर के कहा था कि गोल्ड जो है वो काफ़ी शाइनिंग सरफेस वाला मेटल है और सिल्वर भी काफ़ी शाइनिंग सरफेस वाला मेटल है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो हम लोग ऑर्नामेंट्स मतलब कि होता है आभूषण वगैरह, ज्वेलरी वगैरह है ना, श्रृंगार की वस्तुएं बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। इज दैट ओके? फिर आपका कि द लिक्विड मेटल मरकरी इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ द थर्मोमीटर। मतलब आपने यहाँ देखा होगा जनरली कि अगर आपको फीवर लगा हुआ है तो आप क्या करते हैं कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, कितना इन्हांस किया है, उसके लिए हम लोग एक यूज़ करते हैं छोटा सा, है ना। आप देखे होंगे ग्लास रॉड का बना हुआ होता है, उसके अंदर आगे नोब के पास एक मेटल, एक लिक्विड सब्सटेंस फिल किया हुआ रहता है, वो मरकरी होता है ना। वो मरकरी जो होता है वो हीट का अच्छा कंडक्टर माना जाता है। इस कारण से वो जो है हीट को कंज्यूम करके और धीरे धीरे वो पैरामीटर पे शो करता है। अब उसका नाम थर्मोमीटर होता है। तो थर्मोमीटर के अंदर जो है वो मरकरी मेटल का यूज़ करते हैं। और ये क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव टाइप से कि मतलब थर्मोमीटर में कौन सा मेटल पाया जाता है या फिर कौन सा मेटल के द्वारा थर्मोमीटर के अंदर यूज़ किया जाता है ना, बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। तो आप याद रखेंगे मरकरी यहाँ। इज दैट ओके?
नेक्स्ट आपको बता रहे हैं सोडियम, टाइटेनियम एंड जर्कोनियम मेटल आर यूज्ड विद द एटॉमिक एनर्जी। हम लोग एटॉमिक एनर्जी और स्पेस क्राफ्ट्स, जो स्पेस में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं ना, वहाँ जो जाने वाले व्यक्ति हैं, तो वो बहुत सारा सोडियम और जर्कोनियम मेटल से बना हुआ चीज़ ले जाते हैं, वहाँ उसके अंदर ज़रूरत पड़ता है। तो जर्कोनियम हो गया, टाइटेनियम का तो बनता ही है वो पूरा इक्विपमेंट जो बाहर का देखते हैं ना, ये ऐसे इस तरीके से जो बना हुआ होता है, तो वो बना हुआ चीज़ जो होता ही है वो टाइटेनियम का, आउटसाइड का जो लेयर होता है, सरफेस जो होता है, ठीक है। तो सोडियम है, टाइटेनियम है, जर्कोनियम है, ये सब एटॉमिक एनर्जी में यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ स्पेस क्राफ्ट्स वगैरह में भी उसका सामान जो है, उसका जो ऑब्जेक्ट है बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जर्कोनियम मेटल इज़ यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील एंड लेड मेटल इज़ यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ कार बैटरी। आप याद रखेंगे कि जर्कोनियम मेटल का यूज़ जो है वो हम लोग स्टील, एलॉय स्टील का मतलब होता है, एलॉय का मतलब होता है कि एक मेटल का दूसरे मेटल के साथ मिलाना और एक नए सब्सटेंस का निर्माण करना। जैसे कॉपर और जिंक को मिला करके हम लोग ब्रास का फॉर्मेशन करते हैं, उसी तरीके से जर्कोनियम को मिला करके स्टील का निर्माण करते हैं। और स्टील का इस्तेमाल तो आपके घर में इतना भरा पड़ा है, जैसे स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल हम लोग डोर वगैरह में करते हैं, है ना, विंडो बनाने में करते हैं, और भी बहुत सारे ऐसा ही चीज़ है इसका इस्तेमाल जो घर में हम लोग करते हैं। साथ ही साथ लेड एक मेटल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग कार बैटरी, मतलब कि कार हो या फिर मोबाइल का हो, या बहुत सारे ऐसे बैटरी लिथियम बैटरी होता है मोबाइल के अंदर। कार मतलब बड़ा बड़ा कार्स और बसेस जो होते हैं, उसके जो हम लोग बैटरी जो है ना, उसके अंदर में हम लोग लेड मेटल का इस्तेमाल करते हैं उसके बैटरी को बनाने में। इज दैट ओके? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग जानेंगे अब यूजेस ऑफ नन मेटल्स के बारे में, कि नन मेटल्स कौन कौन है और उसके यूजेस क्या क्या है। तो सेम हम लोग इसकी क्वालिटी, उसकी फीचर के बेसिस पे ही हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोजन का यूज़ क्या है, ऑक्सीजन का यूज़ क्या है, नाइट्रोजन का यूज़ क्या है। इज दैट ओके? तो अभी आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको मिटाते हैं और टॉपिक चेंज करेंगे, और क्या लिखेंगे बाबू? यूजेस ऑफ नन मेटल। अब हम लोग क्या लिख देंगे? यूजेस ऑफ नन मेटल, है ना। चलिए, तो अब साथ साथ में लिखे, तो यहां यूजेस ऑफ नन मेटल, ऐसे लिख दीजिए, यूजेस ऑफ नन मेटल्स। और यहाँ जैसा कि देखिए हम लोगों ने मेटल के यूजेस के बारे में पढ़ा, और अब हम देखेंगे नन मेटल के यूजेस के बारे में, कि नन मेटल कौन कौन से हैं और उनके यूज कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो नन मेटल को हमने लिया है वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का यूज़ तो आप लोग जानते ही हैं, इसका यूज़ कितना ज़्यादा किया जाता है एज ए फ्यूल के रूप में, है ना। और साथ ही साथ हाइड्रोजन नन मेटल का यूज़ करते हैं हम लोग वेजिटेबल घी। पहले एक आता था ना डालडा करके, उसको से हम लोग ना, जैसे आज के डेट में फॉर्च्यून है, वैसा ही वो डालडा हुआ करता था, और वो इसी प्रोसेस से बनाया जाता था, हाइड्रोजनी प्रोसेस से ही बनाया जाता था। उसमें हाइड्रोजन नन मेटल का ही इस्तेमाल करते थे उसको बनाने में। इसी कारण से फर्स्ट यूज हमने लिखा है कि हाइड्रोजन इज यूज इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल्स, मतलब वेजिटेबल ऑयल्स बनाने के रूप में हम लोग हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या फिर वेजिटेबल घी भी कहा जाता है उसको। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, जैसा कि अभी हमने आपको कहा कि N2+3H2 हम ऐसे लेते हैं तो 2NH3 बन जाता है। तो इसमें नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल होता है और हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन को हम लोग यूज़ करते हैं किसने? अमोनिया गैस को बनाने में। ठीक है, और थर्ड नंबर जो है लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है रॉकेट फ्यूल्स के रूप में। कौन सा ही फ्यूल के रूप में? रॉकेट फ्यूल। वो जो रॉकेट ऊपर की ओर आप देखते होंगे कि कभी कभी रॉकेट जैसे उड़ रहा है तो उसके पीछे पीछे धुआं 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 दे सकते हैं, तो वो हाइड्रोजन गैस का ही होता है वो। ठीक है, हाइड्रोजन गैस उसके अंदर भरा हुआ था, लेकिन लिक्विड हाइड्रोजन होता है, वही जलता है तो अंदर में जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो हीट देता है, और इसी हीट से वो आगे की ओर एस्केप करता है। उसके पीछे बहुत ज़्यादा बाल से भी पतला छोटा 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 बहुत सारा ऐसे लगा हुआ रहता है, जिससे कि वो पीछे की ओर ये हीट प्रोड्यूस करता है, जो सारा हीट निकलता है पीछे की ओर और आगे की ओर। इसी कारण से वो एस्केप करते रहता है, क्योंकि उसमें चूँकि आपको मालूम है कि अगर हम यहाँ फोर्स देंगे तो जाहिर सी बात है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में देगा। अब वो हाइड्रोजन आगे की ओर ऐसे जल रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो वाटर भी बनाएगा, साथ ही साथ हीट भी प्रोड्यूस करेगा, और वो जो उसका जो वेस्टेज होता है, जो हीट जो कुछ बाहर निकलता है, उसी के स्केपिंग पीछे की ओर स्केप करने के कारण वो आगे पलायन करते रहता है, वो आगे की ओर भागता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रॉकेट फ्यूल में हम लोग यूज़ करते हैं लिक्विड हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है कि कार्बन इज यूज फॉर द मेकिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं, ना, डेनियल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स बहुत सारे होते हैं, गैल्वेनाइजिक सेल।
तो ये सारे सेल्स के अंदर जो है वो हम लोग कार्बन नन मेटल का यूज़ करते हैं। कार्बन नन मेटल में ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं ग्रेफाइट। कौन से? ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं। जो ग्रेफाइट एलोट्रॉप है हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं कहाँ? ड्राई सेल्स को बनाने में, याद रखिएगा। और इसके बाद है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का तो हमने अभी बताया कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल अमोनिया गैस में बनाने में करते हैं। साथ ही साथ नाइट्रोजन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं नाइट्रिक एसिड को भी बनाने में। याद रखेंगे कि नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किस में करते हैं? नाइट्रिक गैस। और चूंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस जैसा बिहेव करता है, इनर्ट गैस है नहीं ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। नाइट्रोजन गैस इनर्ट जैसा बिहेव करता है, उसकी थोड़ा पार्शियली इनर्ट नेचर होता है। इस कारण से हम लोग इसका इस्तेमाल, इसका यूज जो है वो फूड मटेरियल को पैक करने में भी करते हैं, चूंकि ये उतना कंबाइंड नहीं करता है वो उसके मॉलिक्यूल्स उसके कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। इज दैट ओके? तो इस कारण से हम लोग नाइट्रोजन का इस्तेमाल फूड मटेरियल को पैक करने में भी करते हैं। साथ ही साथ कार्बन, उसके बाद क्या है? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन लाइक ट्राइनाइट्रोटोल्यूम, TNT का इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं बाबू? और ग्लिसरीन का यूज़ करते हैं एक्सप्लोसिव्स के रूप में, है ना। एक्सप्लोसिव मतलब क्या होता है? ज्वलनशील पदार्थ, है ना। ज्वलनशील पदार्थों को बनाने में उसका इस्तेमाल ट्राइनाइट्रोटोल्यूम नाइट्रोजनी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नन मेटल्स हैं उसका ही यूज हमने आपको बताया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और भी नन मेटल्स हैं जिसका कि यूज हम आपको अभी बताने जा रहे हैं, आप इसको सबसे पहले नोट करें। चलिए तो फिर इसके बाद हम लोग 8 नंबर देखेंगे कि कौन सा नन मेटल है। तो देखिए नेक्स्ट है सल्फर का यूज। सल्फर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नन मेटल है। तो सल्फर इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में। और सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कहाँ किया जाता है? जो वो कार बैटरीज था उसके अंदर, ठीक है। सल्फर इज यूज्ड एज ए वल्कनाइजेशन ऑफ द रबर। देखो यहाँ पर एक प्रोसेस है, इसका नाम है वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन का मतलब होता है कि जब लैब के अंदर, जब इंडस्ट्री के अंदर जब रबर बनता है या फिर कोई टायर या ट्यूब बनता है, तो टायर और ट्यूब स्टार्टिंग में जो ना तो वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट होगा तो जाहिर सी बात है रोड पे कैसे काम चलेगा, थोड़ा तो हार्डनेस होना चाहिए। तो उसको हार्ड बनाने के लिए, उसके अंदर हार्डनेस लाने के लिए एक प्रोसेस की जाती है जो सल्फर नन मेटल का ही इस्तेमाल किया जाता है। हार्डनेस को बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं उसी का नाम है वल्कनाइजेशन, वल्कनाइज्ड रबर। आप देखते होंगे कि ट्यूब जब काटते होंगे या ट्यूब कटता है तो उसके अंदर ऐसे आप देखिएगा तो व्हाइट कलर का एक पाउडर निकलता है, वही वल्कनाइज्ड सल्फर ही होता है। याद रखिएगा, वल्कनाइजेशन से ट्यूब्स जो होते हैं थोड़ा हार्ड हो जाते हैं। सल्फर इज यूज्ड एज ए द फंगिसाइड्स एंड द मेकिंग ऑफ गन पाउडर। फंगिसाइड्स मतलब क्या होता है कि वैसे जहाँ की एंटी फंगल बनाने में सल्फर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। साथ ही साथ गन पाउडर का मतलब होता है कि जो गन के अंदर जो इस्तेमाल किया जाने वाला बहुत सारे ऐसे जो छर्रा जिसको कहा जाता है ना, उसका भी यूज है ना, सल्फर का यूज हम लोग वहाँ भी करते हैं। और साथ ही साथ सल्फर का बहुत सारा ऐसा और भी यूज है, जैसे कि आपको सल्फर का यूज इस्तेमाल किया जाता है आपको, है ना, अमोनियम क्लोराइड जैसे क्या होता है, सब्लिमेशन शो करता है। तो सब्लिमेशन प्रोसेस के अंदर में भी उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं सल्फर का। और भी बहुत सारा इसका इस्तेमाल है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड है ना, बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाने में यूज किया जाता है, जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे यूज है, बहुत सारा ऐसा नन मेटल्स है जो कि हम लोग यहाँ हमने सीखा। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल और नन मेटल थे उसका यूज हमने अभी पढ़ाया आपको। ये यूजेज और डिफ्रेंसिएशन, अभी जो 2 लेक्चर जो कंटिन्यू आपके सामने हमने रखा, ये रॉकेट साइंस नहीं है भाई, ये बहुत ही सिंपल है। जो भी चीज़ें बुक के अंदर है आप कहीं भी देखेंगे मिल जाएगा, बुक से ज़्यादा क्लियर हो नहीं पाता है। इस कारण से लोग है ना लेक्चर्स वगैरह को या फिर ये ज़्यादातर यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन आप अपने तरीके से भी बहुत सारे कंसेप्ट को है ना बनाइए और पढ़ने का कोशिश कीजिए। और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप हमें ज़रूर बताइए। अगर कोई ऐसा कंसेप्ट जो समझ नहीं आया हो आज तक आपको, या कोई ऐसे सब्जेक्ट या टॉपिक के ऊपर स्पेशली लेक्चर का आपका रिकमेंडेशन है, तो आप ज़रूर हमें बताएं, हम उसके ऊपर ज़रूर बनाएंगे, ज़रूर देखेंगे। ठीक है, इज दैट ओके? तो आज के लिए इस लेक्चर के अंदर इतना ही। धन्यवाद।